वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। शुभ प्रभात सभी को। टेस्ट नंबर 270 है यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। फोकस करेंगे समसामयिकी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 270 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 19 अप्रैल 2020 और यूपीएससी सिविल सेवा के अनुसार अभी तक जो एग्ज़ाम है वो 31 मई को है। कोई भी फर्दर डिसीजन जो है वो 3 मई का वेट करने के बाद ही लेगा यूपीएससी। तो अभी तक मान के चलिए कि 31 को एग्ज़ाम है। अगर ये लॉकडाउन खुलखुला गया, सब कुछ ठीक हो गया 3 मई तक, तो 31 को आपका एग्ज़ाम होगा। समय कम नहीं पड़ना चाहिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, हर दिन पेपर करते रहिए। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व एक तरफ हैं और उस राज्य या उस क्षेत्र से संबंधित हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, वरना इनकरेक्ट। फ़िलहाल हमको सही सुमेल ढूंढना है। टाइगर रिजर्व हैं कुछ, तो देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के सामने केरल लिखा है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के सामने कर्नाटक, पक्के टाइगर रिजर्व के सामने अरुणाचल प्रदेश लिखा है। अच्छा, 50 बार तो बताया होगा मैंने आपको बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, तो केरल में तो होगा नहीं। वायनाड कहाँ पर है? वायनाड केरल में है। पक्के टाइगर रिजर्व जिसको पखुई भी बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। केवल यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में कावेरी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। नुगु नदी जो है इस पार्क से होकर गुजरती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के वायनाड जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बात आती है पक्के टाइगर रिजर्व की, तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में अवस्थित है। इसे पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पखुई से पूछा जा सकता है कहाँ पर? अरुणाचल में। अब इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2016 में हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड दिया गया था। यह पुरस्कार इसे संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण श्रेणी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिमेरेसुरस सालाजार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर है क्या ये? देखिए यह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई तितली की एक नई प्रजाति है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम है त्रिमेरेसुरस सालाजार। सालाजार स्लिथेरिन के नाम से प्रेरित है और सालाजार स्लिथेरिन का उल्लेख हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ में किया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? J.K. रोलिंग। देखिए पहली बात तो त्रिमेरेसुरस जो है, त्रिमेरेसुरस सालाजार, वो तितली की प्रजाति नहीं है, सांप की प्रजाति है। एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। क्या कट रहा है इससे? पूरा का पूरा बिल्कुल कट रहा है। जी हाँ, इसका उत्तर 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम त्रिमेरेसुरस सालाजार, सालाजार स्लिथेरिन के नाम से प्रेरित है और सालाजार स्लिथेरिन का उल्लेख जो है वो हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ में किया गया है। तो देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई त्रिमेरेसुरस सालाजार जो है वो सांपों की एक नई प्रजाति है, तितली के नए। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट हैं। एक प्रकार का ग्रीन प्रिटवाइपर है ये त्रिमेरेसुरस सालाजार, जो कि ट्राइमेरासुरस लेसिपडे वर्ग से संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम है त्रिमेरेसुरस सालाजार। सालाजार स्लिथेरिन के नाम से प्रेरित है, जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज़ हैरी पॉटर में एक पात्र होता है। अब देखिए सालाजार स्लिथेरिन J.K. राउलिंग की काल्पनिक हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी के सह संस्थापक थे वो, और जिसे हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ के माध्यम से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। केवल तीसरा करेक्ट है यहाँ पर, सॉरी, तीसरा और दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तितली की नहीं है, सांप की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपियन संघ मतलब यूरोपियन यूनियन और ब्रेग्जिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी 1993 में और 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट संपन्न होने के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ के एकल बाजार मतलब सिंगल मार्केट और यूरोपीय संसद से भी अलग हो गया है।
और यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन इस संघ से अलग होने वाला पहला सदस्य देश है, इसलिए सुर्खियों में है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ब्रिटेन जो है अलग हो गया है यूरोपियन यूनियन से, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अब यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में ही हुई थी, ये भी सही है। अब देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ये यूरोपियन यूनियन की संसद की जो इसने सदस्यता है वो त्याग दी है। लेकिन ये जो है ब्रेग्जिट, ये ब्रेग्जिट से अभी बाहर नहीं निकला है, एकल सिंगल बाजार मार्केट से नहीं निकला है, तो दूसरा वाला गलत है। केवल 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी, करेक्ट है पहला। 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट संपन्न होने के बाद यूरोपीय संसद से अलग होने के बावजूद ब्रिटेन जो है वो पोस्ट ब्रेग्जिट, अब दिखाई देगा, पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रांजिशन पीरियड के तहत 31 दिसंबर 2020 तक जो है वो यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार मतलब सिंगल मार्केट में बना रहेगा, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, दिसंबर तक बना रहेगा 2020 तक। अब वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन जो है इस संघ से अलग होने वाला पहला सदस्य देश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस तकनीक के तहत वायरस की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है और इस तकनीक का प्रयोग विश्व में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए किया जाएगा और इस वैक्सीन के मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबॉडीज़ का उत्सर्जन किया जाता है। तो देखिए इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के संदर्भ में पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इस तकनीक के तहत वायरस की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। जब प्रजनन नहीं करेगा तो 1 से 2, 2 से 4 होगा कैसे। इस तकनीक का प्रयोग विश्व में पहली बार कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में किया जाएगा, गलत है स्टेटमेंट। इससे पहले हम कर चुके हैं प्लेग के ऊपर भी और पोलियो के ऊपर भी। इस वैक्सीन के मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबॉडीज़ का उत्सर्जन किया जाएगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड एलिमिनेट है। चूँकि हमको गलत ही ढूंढना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, बी। तो इस प्रक्रिया में पहले देखिए बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्धन किया जाता है, फिर उनकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। इससे पहले पोलियो और रेबीज़ के लिए, प्लेग के लिए नहीं, रेबीज़ के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का निर्माण या विकास इसी प्रकार किया गया था। अब देखिए कर चुके हैं, मतलब इस वैक्सीन के मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षी प्रणाली द्वारा एंटीबॉडीज़ का उत्सर्जन किया जाता है। तो सही है ना तीसरा वाला, तीसरा तो सही है, सॉरी फॉर दिस, तीसरा सही है, दूसरा गलत है और पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर शोध की शुरुआत सबसे पहले 1950 में हुई थी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक हैं जॉन मैकार्थी। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा में तो पूछेगा नहीं, सीधा सीधा स्टेटमेंट बनाकर ही पूछेगा। हाँ दूसरे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पीसीएस वगैरह हो गया, उसमें इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसका फादर कौन है, इसका जनक कौन है, तो याद रखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक हैं जॉन मैकार्थी, करेक्ट है। यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए करेक्ट है पहला भी, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध की शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है, कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी।
देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर PDF मिलेगी, करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट है, एक बार रीडिंग मारिएगा, लंबे समय तक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुर्खियों में है IMF। तो देखिए यह जो संस्था है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का वार्षिक प्रकाशन करती है और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय पहली बात तो मनीला फिलीपींस में नहीं है, वो ADB का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका कहाँ पर है फिर, इसका है वॉशिंगटन DC USA। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यही निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, यही निकालता है, ये करेक्ट है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो कथन केवल एक सत्य है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्यों है अभी सुर्खियों में? इसके अनुमान के अनुसार मौजूदा वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो शून्य रह सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो यह बीते 60 वर्षों में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। हालांकि IMF का मत है कि गतिविधियों के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में एशिया का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कोविड-19 महामारी का एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर गंभीर और अप्रत्याशित प्रभाव होगा। उल्लेखनीय है कि एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 4.7% और एशियाई वित्तीय संकट के दौरान 1.3% रही थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट देखी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण एशिया समेत विश्व के तमाम क्षेत्रों के उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसके कारण आर्थिक वृद्धि दर में कमी आ सकती है। कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में विचार कीजिए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। कोविड-19 के कारण ये भी चर्चा में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार अकेली क्या करेगी जब स्थानीय मदद नहीं मिलेगी, राज्यों की मदद नहीं मिलेगी। तो केवल एक यहाँ पर सही है, दो गलत है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुँचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें की संयुक्त जिम्मेदारी है। अब देखिए केंद्र सरकार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और उसका वितरण स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों, मतलब राशन की दुकान के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी इसको, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, स्पेनिश फ्लू के संदर्भ में आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। स्पेनिश फ्लू जो है महामारी का स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रभाव जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान रहा। यह 20वीं शताब्दी की सबसे घातक महामारी थी, जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हो गई और स्पेनिश फ्लू को सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। स्पेनिश फ्लू के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। स्पेनिश फ्लू को सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया। तो देखिए स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान रहा। यह 20वीं शताब्दी की सबसे घातक महामारी थी, जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हो गई और स्पेनिश फ्लू को सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया, ये भी करेक्ट है, थर्ड वाला। जिसके बाद में अमेरिका और एशिया में तेज़ी से इसका प्रसार हुआ। भारत में इस महामारी से लगभग 17 से 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। महामारी का प्रमुख प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर रहा। हालांकि फ्लू से विश्व युद्ध में शामिल दोनों तरफ लोग मारे गए थे, परंतु जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक डेथ के संदर्भ में विचार करना है। इस महामारी का प्रभाव 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया महाद्वीपों पर रहा है। इस महामारी के दौरान 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए और इस महामारी के कारण भारत की लगभग 50% आबादी खत्म हो गई।
ब्लैक डेथ के कारण। कब? 14वीं शताब्दी में, मतलब 1375 या 72 समथिंग। तो करेक्ट है बिल्कुल। 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया महाद्वीप में इसका प्रकोप रहा और इस महामारी के दौरान 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए। इस महामारी के कारण भारत की नहीं बल्कि यूरोप की 50% आबादी जो है वो ख़त्म हो गई। तो थर्ड वाला एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, ब्लैक डेथ महामारी को मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी माना जाता है। इस महामारी का प्रभाव 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया महाद्वीपों में रहा। इस महामारी के दौरान 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए। इसकी शुरुआत 1340 या 75 नहीं है, तो 1340 के प्रारंभिक दशक से मानी जाती है, जिसका प्रभाव चीन में, भारत में, सीरिया और मिस्र के बाद 1347 में यूरोप तक हो गया और इस महामारी के कारण यूरोप की लगभग 50% आबादी खत्म हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 10। जस्टिनियन प्लेग के संदर्भ में तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेनिश फ्लू और जस्टिनियन प्लेग और अभी हाल ही में क्या, ब्लैक डेथ। एक है द ग्रेट डिप्रेशन, पूछा तो जाएगा ज़रूर कोई ना कोई, इसलिए सबको याद कर लीजिए। तो जस्टिनियन प्लेग के संदर्भ में कौन सा सही है इनमें बताइए। इस महामारी की उत्पत्ति मिस्र में 6वीं शताब्दी में हुई थी और इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए और इसका यह नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के तात्कालिक सम्राट जस्टिनियन के नाम पर जस्टिनियन प्लेग पड़ा। क्या कोई गलत है इसमें स्टेटमेंट? देखिए, कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जस्टिनियन प्लेग, देखिए, यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? मिस्र में 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसका प्रसार जो है वो तेज़ी से पूर्वी रोमन साम्राज्य में हो गया और प्लेग का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य से तात्कालिक सम्राट जस्टिनियन के नाम पर जस्टिनियन प्लेग पड़ा। इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए और इस महामारी के समय पूर्वी रोमन साम्राज्य में इटली, रोम, उत्तरी अफ्रीका सहित संपूर्ण भूमध्य सागरीय तट शामिल था। तो कुछ करंट अफेयर्स के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो समाचारों की सुर्खियों में और चर्चा का विषय हैं। इम्पोर्टेंट है न केवल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, अभी तो मुख्य परीक्षा के लिए भी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है अच्छे से इनको जो है वो तैयार करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह उस पर आएगा पीडीएफ में करंट अफेयर्स, ताकि आपका डेली माइंड में बैठे और कहीं ना कहीं तो टकराएगा ना एग्ज़ाम में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।